हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आरिफ मीर केमिस्ट्री चैनल पर, जहाँ पे हमारी चल रही है रैपिड रिकैप सीरीज फॉर जेके एसएसबी। तो साइंस के हमने दो टॉपिक्स कवर अप कर लिए हुए हैं, जिसमें हमने विटामिन्स अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसको भी कंप्लीट कर लिया। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दोनों टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। डिटेल्ड इनकी डिस्कशन हम कर चुके हैं। उसके बाद कुछ शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको डाल रहा हूँ साइंस इन अ फ्लैश। साइंस इन अ फ्लैश के नाम से जो है एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाके देखिए। साइंस इन अ फ्लैश के नाम से शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको चीज़ें। उसमें जिसने कंप्लीट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देखे साइंस इन अ फ्लैश में जाके, जो है विटामिन्स को भी, और जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, वायरल डिजीजेज हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो बेहतर रहेगा कि अगर आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जिसके पास इतना टाइम नहीं है तो वो साइंस इन अ फ्लैश के अंदर जाके चीज़ों को देख ले। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलने वाला है वो है इकोसिस्टम। आज हम समझेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? हमारा जो टॉपिक है बायो का नेक्स्ट है इकोसिस्टम। तो इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं यहाँ से। छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें समझना है इन डेप्थ। क्योंकि आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ गार्ड का, हालांकि वो बेसिक था, ग्रेजुएट मुझे लग रहा है 12th वगैरह हो गई उसकी क्वालिफिकेशन सिंपली। और क्या लेवल पहुंचा था, क्या क्या पूछा था जेकेएसएसबी ने, बहुत इन डेप्थ जो है क्वेश्चंस वहां से फ्रेम किए हुए थे। तो अब एक टीचर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही बनती है कि वो जब पढ़ाए तो इन डेप्थ ही चीज़ों को पढ़ाए। तो मैं तो पहले से ही आपको चीज़ों को इन डेप्थ ही पढ़ा रहा हूँ। तो अब इकोसिस्टम में चाहे विटामिन है, मैंने वो बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस शायद ही इतना डिटेल में किसी ने पढ़ाया होगा। तो अब इकोसिस्टम है, मैं इसको भी आपको डिटेल में ही चीज़ों को सिखा दूंगा। तो फिर आगे आपकी चॉइस है, आप उसको जो है इन डिटेल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि जब सिखाएं तो अच्छे से सिखा दें किसी को, ताकि आपको नेक्स्ट जो है कहीं पे किसी और सोर्स को कंसिडर करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज लगाएंगे तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 10। मेरा जो टारगेट है साइंस में, जो भी मेरी वीडियोस देख के जाएगा उसको 10 आउट ऑफ 10 जो है साइंस के अंदर स्कोर होने चाहिए। ये नहीं है, एक नंबर का मसला नहीं है कि एक नंबर आएगा, नहीं। यहाँ जितनी वीडियोस आप साइंस की देखोगे तो 10 में से 10 कैसे नंबर आपको स्कोर हो जाएं, ये है हमारा मकसद भाई। 10 में से 10 नंबर लेने हैं साइंस के अंदर। तो ये टारगेट है हमारा। तो देखते हैं 10 में से 10 हम एफए के अंदर स्कोर कर पाते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम अब नेक्स्ट अपना टॉपिक चूज किया हुआ है, वो है इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम कुछ नहीं है, सिंपल अगर हम देखें, इकोसिस्टम जो है ये स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है इसको बायोस्फीयर का। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, जिसके अंदर क्या होता है, consisting of consisting of community of living beings, community of living beings की community भी होती है, community of living beings and physical environment, और दोनों चीजें, living beings भी और नॉन लिविंग beings भी, तो उसको कहा जाता है physical environment। दोनों चीजें, community of living beings and physical environment, both, दोनों living beings भी और physical environment भी, both interacting, दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एंड एक्सचेंजिंग। ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ सकता है भाई आपको, वहां पे कैसे दे देगा, इस तरह से इस तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ बायोस्फीयर, नीचे पूछेगा ये क्या है, इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, क्या है। ठीक है, इस तरह से कभी कंफ्यूजिंग के लिए पूछ सकता है भाई। एंड लिविंग बींग्स एंड फिजिकल, एंड क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आना शुरू हो चुके हैं। लिविंग बींग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग materials between them, materials between them। तो आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले याद रखना है इकोसिस्टम जो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर समझते हो? बायोस्फीयर जो है एनवायरनमेंट का वो पार्ट है जहां पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है भाई। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ, ये पार्ट है अर्थ का। बायोस्फीयर, घबराना नहीं है भाई। बायोस्फीयर क्या होता है? पार्ट ऑफ बायो, मतलब लाइफ के लिए यूज होता है। बायो जब भी आएगा, बायो मीन्स लाइफ, तो स्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ है। बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, वेयर लाइफ एग्जिस्ट। घबराना नहीं है। और इसमें 3 स्फीयर का पार्ट आता है।
जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर, 3 स्फीयर आते हैं इसमें, आपने पढ़े होंगे ना, पहले से ही पढ़ते आ रहे हो आप। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है? लैंड का हिस्सा, जमीन, लिथोस्फीयर। दूसरा हाइड्रोस्फीयर, पानी वाला हिस्सा। 3 स्फीयर्स का जोन जहां पे वो होता है, वाटर, ठीक है। और लास्ट एटमॉस्फेयर, एयर। जहां पे ये तीनों चीजें होंगी वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वहां लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो आप उसको कहोगे वो बायोस्फीयर का हिस्सा है, वो बायोस्फीयर है भाई। जहां पे ये तीनों, जहां भाई बोलो हाइड्रोस्फीयर नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी भाई। लिथोस्फीयर एग्जिस्ट, जमीन नहीं होगी तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी? कहां से करेगी? नहीं करेगी। तो बायोस्फीयर जो है पार्ट ऑफ अर्थ है भाई, पार्ट ऑफ अर्थ है, जमीन का वो हिस्सा है। बायोस्फीयर जमीन का वो हिस्सा है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और कहां पे एग्जिस्ट करेगी? जहां पे ये 3 स्फीयर्स होंगे। क्या क्या? लिथोस्फीयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा और एटमॉस्फेयर होगा। 3 चीजें जहां पे, 3 स्फीयर जहां पे होंगी वहां लाइफ एग्जिस्ट करेगी। और तीनों स्फीयर्स को मिला के हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। जहां पे ये तीनों, यानी यूं समझ लो, ये अगर 3 स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, यहाँ अगर ये 3 चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो यहाँ कहीं क्या करेगी? लाइफ एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे थी, ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये एटमॉस्फेयर है। तो तीनों स्फीयर अगर जहां कहीं मिल रहे हैं तो वो क्या, हमारा क्या बन गया? ये हमारा बायोस्फीयर बन गया। ये हमारा क्या बन गया? बायोस्फीयर, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। याद रखिएगा क्या है इकोसिस्टम? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट समझिए, नॉन लिविंग चीजें भाई, नॉन लिविंग चीजें जिसमें सनलाइट, जिसमें आपका जो है नॉन नॉन लिविंग चीजें जिसमें आपकी आती हैं, सनलाइट आता है, टेम्परेचर आता है, रेडिएशंस आती हैं आपकी, जो एटमॉस्फेयर गैसेस आती हैं, सारी की सारी फिजिकल एनवायरनमेंट आपका आता है जो है। जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कहेंगे क्या? इकोसिस्टम। तो सिंपल में आपको क्या कहोगे? इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर का। ये वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसमें कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स होती है और फिजिकल एनवायरनमेंट होती है। कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट, या आप ऐसे भी कह सकते हो सिंपल, अगर इससे भी सिंपल लैंग्वेज में कहना होगा, इट इज द ये होती है क्या? सेगमेंट ऑफ नेचर। ये एक सेगमेंट ऑफ नेचर होता है जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबियोटिक कंपोनेंट्स। उससे भी सिंपल ये होता है सेगमेंट ऑफ नेचर। सेगमेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है? सेगमेंट ऑफ नेचर है। सेगमेंट ऑफ नेचर है जिसमें क्या क्या होता है? बायोटिक एंड एबियोटिक कंपोनेंट जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। बायोटिक कंपोनेंट प्लस एबायोटिक कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो एक इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। और टर्म इकोसिस्टम जो थी, इट वाज काइनेड बाय, इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिएगा, इकोसिस्टम टर्म जो है कॉइनेड बाय टेंसले। किसने कॉइन की थी? आर्थर, आर्थर टेंसले ने। कब कॉइन की थी? 1935 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसने कॉइन की थी? टेंसले ने। तो है क्या? इकोसिस्टम। अब इतना याद रखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर, ऐसे भी पूछ सकता है, द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। शॉर्ट में पूछ सकता है। तो है, अगर पूरा देखना है तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर, जिसके अंदर क्या क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स होती है और फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा? फिजिकल एनवायरनमेंट में आपका सारा नॉन बायोटिक, नॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स आपके सारे आ जाएंगे फिजिकल एनवायरनमेंट में। और लिविंग बीइंग्स में तो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स एक दूसरे के साथ, तो वो सारा आपका इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक है। इकोसिस्टम आपका बन गया इकोसिस्टम। बात समझ में आ रही है? इकोसिस्टम। और इसको टर्म को किसने काइन किया था? टर्म वाज काइनेड बाय टेंसले। कब? इन 1935। और एक और जो है टर्म दी थी, लेकिन वो बायोटिक कम्युनिटी के लिए दी थी, बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस ये लेकिन बायोटिक कंपोनेंट के लिए आती है। ये टर्म दी थी मोबियस ने, MOBIUS, मोबियस ने टर्म दी थी। पर ये खाली इकोसिस्टम के लिए नहीं दी जाती है, खाली इकोसिस्टम बायोसिनोसिस या बायोकेनोसिस भी कह सकते हो आप इसको, 1877 में एक ये टर्म है, और एक बायोटोप है। इन दोनों को मिला के भी जो है ये फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए टर्म दी है। ये लिविंग कंपोनेंट्स के लिए है, ये लिविंग कम्युनिटी के लिए है। बायोसिनोसिस लिविंग कम्युनिटी के लिए है और ये फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए है। फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए टर्म दी गई है बायोटोप। इन दोनों को मिला के भी कभी कभी हम कहते हैं इको सिस्टम, ऐसे भी बुक भी कह सकता है। बायोटोप और बायोकोनोसिस मिला के क्या बनाते हैं? एन इकोटोप बनाते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, बड़ी कंफ्यूजन रहती है लड़कों को। 3 टर्म्स हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन लड़कों को अक्सर रहती है। एक टर्म होती है इन्वायरमेंट, एक होती है इकोलॉजी, और एक होती है इकोसिस्टम। तो ये कंफ्यूज नहीं रहना है, तीनों टर्म अलग अलग हैं। इन्वायरमेंट अलग चीज है, इकोलॉजी अलग चीज है, और इकोसिस्टम अलग चीज है। इन इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट हम कहेंगे जो भी ऑर्गेनिज्म के आसपास की सभी कंडीशंस। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट इज सिंपली, एनवायरमेंट अगर हम बोलेंगे ना तो सराउंडिंग्स है भाई, सराउंडिंग्स है। एनवायरमेंट क्या है? सराउंडिंग्स है, आसपास की जो सराउंडिंग्स है। एनवायरमेंट यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आएंगे उसमें। ऑर्गेनिज्म के आसपास की सभी चीजें, ऑर्गेनिज्म के आसपास की चीजें, बस वो सीधे काउंट होंगी, उनका कुछ लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग, जो भी उसकी सराउंडिंग है वो उसकी वो हो जाएगी ये। लेकिन जो ये है आपका क्या नाम है, इकोलॉजी है। इकोलॉजी ये निकली हुई है, ये शायद ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ओइकोस। ये निकला हुआ है ओइकोस, OIKOS, ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है स्टडी। ओइकोस का मतलब होता है होम, होम। ओइकोस का मतलब होता है होम, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो ये क्या है? ओइकोस में क्या किया जाता है? और ये जो है वो तो पता चल गया ना आपका। एनवायरनमेंट जो है सिंपली क्या है? एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग जो है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो यहाँ इकोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे स्टडी क्या है? स्टडी किया जाता है, स्टडी बिटवीन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। स्टडी की जाती है किसकी? ऑफ रिलेशनशिप। स्टडी की जाती है ऑफ रिलेशनशिप की, किसके दरमियान? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इकोलॉजी में क्या करते हैं हम? स्टडी करते हैं ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म एंड, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच की जो रिलेशनशिप है उसकी बीच की स्टडी की जाती है। तो एनवायरनमेंट अलग चीज है। एनवायरनमेंट इज सिंपली द सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म के आसपास की चीजों का, ये क्या क्या चीजें उसको सराउंड कर रही हैं, दैट इज एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रिलेशन क्या है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान, ठीक है। और इकोसिस्टम में मैंने पहले ही बताया ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम सिंपली एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। इकोसिस्टम एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये एक सिस्टम है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मान लो सिंपल मैं एग्जांपल आपको दे दूं, तो टर्म आप एनवायरनमेंट आप समझ गए, सराउंडिंग है। एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग है। एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग है। एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग है। उसके बाद इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई आपको, स्टडी ऑफ, ये क्लियर होनी चाहिए टर्म्स। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है। और ये क्या? इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्टिंग सिस्टम है। यहाँ पे इंटरेक्शंस होती हैं, इंटरेक्शन, इंटरेक्टिंग सिस्टम्स है। अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, मान लो फॉरेस्ट है हमारे पास, क्या है? कोई फॉरेस्ट है हमारे पास, ठीक है। फॉरेस्ट की जो एयर होगी, फॉरेस्ट की एयर होगी, वाटर होगा, सॉइल होगा, फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स हो गए, वो सराउंडिंग हो गई, वो क्या हो गया? एनवायरनमेंट हो गया। वो क्या हो गया? एनवायरनमेंट हो गया। अब उसी के साथ फॉरेस्ट ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, फॉरेस्ट ऑर्गेनिजम्स का, फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसके का रिलेशन स्टडी का, फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म का रिलेशन स्टडी करेंगे। अब हम रिलेशन अगर स्टडी करेंगे, रिलेशन अगर स्टडी करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? अगर रिलेशन स्टडी करेंगे इनके साथ, एयर वाटर साइल के साथ रिलेशन, वो क्या बन जाएगा? इकोलॉजी। अगर हम फॉरेस्ट का कंप्लीट सिस्टम देखेंगे, सिस्टम देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। क्या बन जाएगा? इको सिस्टम। तो तीनों टर्म्स आपको आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, एंड एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, और इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। इकोसिस्टम की टाइप्स, अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ, या मैं ऐसे लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम सीधे, क्लासिफिकेशन शॉर्ट में। देखो मैं इतना ज्यादा, हमें कोई पीएचडी तो करनी है नहीं इसमें,
हम शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो जाए बिल्कुल आंसर करने में। इकोसिस्टम जो है पहला, इकोसिस्टम मैं सीधे शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाऊंगा आपको। इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम कैन बी टेम्परेरी हो सकता है। पहली एग्जांपल, इकोसिस्टम क्या हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है। जैसे रेन वाटर का कोई पांड बना, ये क्लासिफिकेशन ये है, रेन वाटर का पांड बन गया भाई, तो क्या होगा, टेम्परेरी हो गया। एग्जांपल हो गई रेन वाटर पांड। या इकोसिस्टम परमानेंट हो सकता है। पहली एग्जांपल, पहली क्लासिफिकेशन ये है, इकोसिस्टम टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है, जैसे लेक है या फॉरेस्ट है। तो पहली क्लासिफिकेशन इकोसिस्टम टेम्परेरी या परमानेंट, टेम्परेरी या परमानेंट, ठीक है। अब दूसरी क्लासिफिकेशन, दूसरी टाइप, ये हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल या हो सकते हैं एक्वेटिक। क्या हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल या हो सकते हैं एक्वेटिक। क्या हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल या हो सकते हैं एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल है, तो टेरेस्ट्रियल में क्या होगा भाई, टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा, डेजर्ट होगा। क्या हो सकता है, टेरेस्ट्रियल में क्या क्या हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रास, याद रखिएगा भाई क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं या डेजर्ट्स हो सकते हैं। अब एक्वेटिक, एक्वेटिक में क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकती हैं, सी हो सकता है, सी हो सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीम्स हो सकती हैं। फिर इकोसिस्टम जो है, तीसरी क्लासिफिकेशन इसकी नेचुरल या फिर नेचुरल, नेक्स्ट जो है वो नेचुरल या आर्टिफिशियल हो सकता है या एंथ्रोपोजेनिक, या इसको हम कहेंगे मैन मेड भी कह सकते हैं, इसको हम मैन मेड भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये क्या होगा, नेचुरल क्या होगा भाई, अगर इकोसिस्टम कैसे हुआ है, अंडर नेचुरल, अगर इफ डेवलप्ड अंडर नेचुरल कंडीशंस, इफ डेवलप्ड अंडर नेचुरल कंडीशंस, अगर नेचुरल कंडीशंस में बना हुआ है। आर्टिफिशियल सिंपली है, इफ इकोसिस्टम इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमन बीइंग्स, इफ ecosystem is created and maintained by human beings। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, कोई फॉरेस्ट है, इसकी एग्जांपल कोई फॉरेस्ट है, कोई लेक है, खुद ब खुद नेचुरल बना हुआ है, ठीक है, कोई सी है। यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक में क्या होगा, एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक में क्या होगा, कोई गार्डन है तो ह्यूमन ने खुद बना रखी है, कोई गार्डन होगी, कोई पोल्ट्री होगी, इकोसिस्टम है, कोई आपका एग्रीकल्चर होगा, कोई एपियरी होगा, एपीकल्चर जिसको कहते हैं, ये सारे जो हैं इस तरह से होंगे। तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर या एग्रो से एग्रो इकोसिस्टम जो होता है, एग्रीकल्चर और एग्रो इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, एग्रो इकोसिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम, ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम माना जाता है इसको, लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम, लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम होता है, मैन मेड इको सिस्टम कहते हैं इसको हम।
स्पेस क्राफ्ट, एक्वेरियम्स, ये भी जो है मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। अब याद रखिएगा एक ऐसा सिस्टम, अब देखिए इनकम्प्लीट इकोसिस्टम क्या होता है। इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, इनकम्प्लीट ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। इनकम्प्लीट इकोसिस्टम को क्या कहो, कौन सा इकोसिस्टम जो है इनकम्प्लीट इकोसिस्टम होगा। तो भाई ऐसा जैसे इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम which lacks which lacks which lacks one or the other component, जिसमें एक या दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा, is called incomplete ecosystem, उसको हम कहेंगे incomplete ecosystem। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सी बॉटम है, वहां सनलाइट तो पहुंचती नहीं है भाई, जब सनलाइट नहीं पहुंचती तो वहां फोटोसिंथेसिस ढंग से हो नहीं सकती है, ठीक है, तो उसको आप कहोगे वो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। तो या फ्रेशली फॉर्मड रेन वाटर पॉन्ड है, फ्रेशली उसमें भी पूरा जो है फ्रेशली फॉर्मड रेन वाटर पॉन्ड, ये भी इनकम्प्लीट इकोसिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है डिपेंडिंग अपॉन साइज भी होता है इकोसिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन साइज, डिपेंडिंग अपॉन साइज, चौथी किस्म है ये, डिपेंडिंग अपॉन साइज। अगर बात करें डिपेंडिंग अपॉन साइज, तो इकोसिस्टम जो है वो हो सकता है मेगा इकोसिस्टम, मेगा इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मीजो इकोसिस्टम हो सकता है, मीजो इकोसिस्टम हो सकता है, या फिर आपका नैनो इकोसिस्टम हो सकता है, नैनो इकोसिस्टम हो सकता है, नैनो इकोसिस्टम हो सकता है। मेगा इकोसिस्टम की बात करें तो ये कौन होगा, सी होगा, सी होगा मेगा इकोसिस्टम। मीजो इकोसिस्टम की बात करें तो जैसे डेसिडस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी मेगा इकोसिस्टम क्या होगा, मेगा इकोसिस्टम वेरी लार्ज, कैसा होगा, वेरी लार्ज, वेरी नाम से पता चला मेगा इकोसिस्टम वेरी लार्ज, तो सी समुंदर बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, वेरी लार्ज इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट मीजो स्मॉल साइज्ड, मीजो स्मॉल साइज्ड, ज्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज्ड है भाई, स्मॉल साइज्ड, स्मॉल साइज्ड इकोसिस्टम है ये। जैसे पॉन्ड है, लेक है, पॉन्ड है, लेक है, पॉन्ड है, लेक है, क्रॉपलैंड है, दीज आर मीजो इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट नैनो इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम वेरी स्मॉल साइज्ड, वेरी वेरी स्मॉल साइज्ड, क्या वेरी स्मॉल साइज्ड। जैसे वेरी स्मॉल साइज में कौन आ जाता है आपका, जैसे एक्वेरियम आ जाता है, किचन गार्डन आ जाता है, एक्वेरियम आ जाता है, किचन गार्डन आ जाता है, एटसेट्रा, ये आ जाते हैं आपके वेरी स्मॉल साइज में, ठीक है। ये आ गया आपको टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। अब डिफरेंट इको सिस्टम्स ऑफ जनरली जो है ये क्या करते हैं, इनका बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। अब क्या फंक्शंस क्या है, जैसे फ्लो ऑफ एनर्जी जो है एंड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता रहता है फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, हम इसको हम आगे देखेंगे। अब हमारे पास क्या आता है, इकोसिस्टम के अंदर जो है जनरली क्या होते हैं, एन इकोसिस्टम हैज, एन इकोसिस्टम, एन, अब इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पढ़नी है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाता है। एन इकोसिस्टम हैज टू टाइप्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट, हैज टू टाइप्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स, दो किस्म के बेसिक कंपोनेंट्स हुआ करते हैं इसमें। पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स।
हमें इनको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन देखिए एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं आपके। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग, बायोटिक, बायोटिक नाम से पता चल रहा है। जैसे एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स आपके, नॉन ग्रीन प्लांट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, आपके डिकम्पोजर्स, डिटेल में पढ़ेंगे हम सबको। डिकम्पोजर्स, आपके पैरासाइट्स, आपके सिम्बियोन्ट्स, आपके एनिमल्स, मैन, ये सारे जो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक में क्या आता है, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, उसके बाद आपका वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, जितने भी हैं ये सारे नॉन लिविंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं। फायर, आपका ग्रेविटी, आपका टोपोग्राफी, आपका सॉइल, उसके बाद जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, ऑल दीज आर एबियोटिक। ये सारे क्या आते हैं, एबियोटिक आते हैं, एबियोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक में सारे लिविंग और उसमें सारे नॉन लिविंग, बायोटिक और एबियोटिक। नाउ वी विल डिस्कस बायोटिक कंपोनेंट्स इन डिटेल। बायोटिक कंपोनेंट्स की अब हमें पूरी डिटेल पढ़नी है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से अब हमें इनको पढ़ना होगा, एक एक को डिस्कस करना होगा, तब जाके हमें कहीं इसमें से क्वेश्चन एक बन सकता है। भाई क्वेश्चन बनेगा तो इसको अच्छे से हमें देखना होगा। इसी में आपको हमें एनर्जी इकोसिस्टम में ही हमें आता है फूड चैन और फूड वेब भी इसी में आता है। वो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में आ जाएगा हमें, फूड चैन और फूड वेब, वो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं डिटेल में। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं सिस्टम के। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या आते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। सिंपली मैं बताऊं, दे इंक्लूड ऑल द लिविंग बीइंग्स, दे इंक्लूड ऑल द लिविंग बीइंग्स, इंक्लूड all living beings, all living beings present in an ecosystem। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इन एन इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वहां मैंने एग्जांपल भी दी आपको, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सारे के सारे, ठीक है। एंड आर क्लासिफाइड, और इनको क्लासिफाई किया जाता है, एंड आर क्लासिफाई इनको किया जाता है अकॉर्डिंग टू their according to their functional attributes। क्या वो फंक्शन करते हैं, फंक्शनल एट्रीब्यूट्स इनटू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, इनटू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स में भी कह सकते हो आप इसको। इस तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम देखें तो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इनको प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे हम, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स, इनको आप प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स या पाओगे इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहोगे इनको। ये क्या करते हैं, और इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है इनको, याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है इनको। ए ऑटो होता है सेल्फ, ट्रॉफ होता है नॉरिशिंग,
ऑटो होता है सेल्फ, ट्रॉफ होता है नॉरिशिंग। तो टर्म बन गई सेल्फ नॉरिशिंग। सेल्फ नॉरिशिंग टर्म क्या बन गई? सेल्फ नॉरिशिंग, खुद के लिए खुद खाना तैयार करना, सेल्फ नॉरिशिंग। तो हम ऐसे कहेंगे दे आर, जो ऑटोट्रॉप्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या है? दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये जो हैं ऑटोट्रॉप्स हैं, दैट मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। किसकी हेल्प से? सोलर एनर्जी की हेल्प से। विद हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की हेल्प से ये करते हैं, ठीक है। और याद रखिए इनको ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स और आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं इनको। क्यों? क्योंकि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोलर एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करते हैं, सोलर एनर्जी को ये ट्रांसमिट करते हैं केमिकल एनर्जी में। बात समझ में आई? तो इनको ऑटोट्रॉप्स कहेंगे या सेल्फ सेल्फ नॉरिशिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसको ट्रांसड्यूसर्स भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि वही ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर्स क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ऐसे भी कह सकते हैं हम इनको, जनरली ये कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया एंड एल्गी होते हैं। जनरली ये कौन होते हैं? जनरली होते हैं ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस से हेल्प कर अपना काम करते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया होते हैं एंड सम एल्गी, और कुछ एल्गे होते हैं, एंड एल्गे होते हैं। ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया एंड एल्गे। तो कि कौन से प्रोसेस से ये सारा काम करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये सारा काम करते हैं। पढ़ा ना आपने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो हाँ, ये इतना ज्यादा हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिए फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो सारा का सारा काम करते हैं इसमें, पानी वाले जो होते हैं। तो नेक्स्ट होते हैं आपके, ये सर आपको पता चल गया ऑटोट्रॉप, सेल्फ नरिशिंग जो होते हैं, तो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिक 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 कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चर करते हैं ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जैसे ये है ना CO2 और H2O, इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज किया इन्होंने, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ C6H12O6, और ऑर्गेनिक बना लिया इन्होंने। इनऑर्गेनिक का यूज करके ऑर्गेनिक बना लेते हैं ये भाई, ये काम होता है इनका। ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को यूज करके क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, ठीक है। ये होता है काम प्रोड्यूसर्स का। ये किसका काम होता है? प्रोड्यूसर्स का काम होता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके ग्लूकोज बना लेना। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना लेते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स का काम है। किसका काम है? प्रोड्यूसर्स का, ऑटोट्रॉप्स का। दूसरे होते हैं आपके कंज्यूमर्स, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स, या उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ये याद रखिएगा, न्यूट्रिशन में फिर से पढ़ना है हमने। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स या फैगोट्रॉप्स कहेंगे इनको। फैगोट्रॉप्स या कहेंगे इनको हम अदर नोरिशिंग। हेटेरो डिफरेंट, अदर पे, अदर नोरिशिंग, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, खुद नहीं बना पाते हैं अपना खाना। अदर नोरिशिंग, अदर नोरिशिंग।
तो हम ऐसे कहेंगे हेटेरोट्रॉफ जो हैं दे आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड डिपेंड करते हैं अपॉन ऑर्गेनिक फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स, ये डिपेंड करते हैं दूसरों पे, एनिमल्स और बोथ, या तो प्लांट्स एनिमल्स पे या दोनों पे डिपेंड करेंगे, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। अब इनको जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कितने में डिपेंड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इनको दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, पहला इनको डिवाइड किया जा सकता है माइक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर्स, macro consumers and micro consumers, they can be divided into two categories, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी होती है आपकी मैक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो कंज्यूमर में क्या होता है, ये किस पे फीड करते हैं, मैक्रो कंज्यूमर जो है, मैक्रो कंज्यूमर ये फीड करते हैं ऑन प्लांट एंड एनिमल, फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैक्रो एनिमल्स जो है ये किस पे फीड करते हैं, प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ, या तो दोनों को फीड खाएंगे, या तो प्लांट्स को खाएंगे या एनिमल्स को खाएंगे या दोनों को खाएंगे। एंड आर कैटेगराइज्ड और इनको कैटेगराइज किया जाता है एंड आर कैटेगराइज्ड on the basis of food source, on the basis of their food source, उनके फूड सोर्स की बेस पे करा, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स या इनको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, या इनको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, या इनको कहा जाता है की इंडस्ट्री एनिमल्स। क्या कहा जाता है, की इंडस्ट्री एनिमल्स। याद रखिएगा भाई, ये सारी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है। कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, या फर्स्ट ऑर्डर एनिमल्स कहा जाता है, या की इंडस्ट्री एनिमल्स कहा जाता है। यही मेन है, की इंडस्ट्री एनिमल्स। की इंडस्ट्री एनिमल्स इनको किसने कहा था, एल्टन ने कहा था, इनको 1900 से 27 में। की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहा जाता है इनको। और ये क्या होते हैं, ये हेर्बीवोर्स होते हैं। ये कौन होते हैं, हेर्बीवोर्स होते हैं। क्यों कहा जाता है इनको, ठीक है, हेर्बीवोर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों होंगे ये, क्योंकि ये फीड करते हैं किस पे, प्लांट्स। फीड, यही तो बेसिक है ना, फीड प्राइमरी इन्हीं को कहेंगे, फीड मेनली ऑन प्लांट्स। पहले यही है, प्राइमरी यही है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स ने ही पहले एनर्जी बनाई भाई, प्लांट्स ने सन से, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, पता होना चाहिए आपको, सन है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। तो पहले एनर्जी किससे आई, सन से आई। और वो किसने, प्लांट ने कन्वर्ट की। सबसे पहले किसने कन्वर्ट की भाई, प्लांट ने कन्वर्ट की ना। तो प्लांट ने कन्वर्ट की, सबसे पहले प्लांट ने कन्वर्ट की। अब प्लांट को कौन खा गया, हेर्बीवोर खा गया, हेर्बीवोर खा गया। तो वो क्या बन गया, वो प्राइमरी कंज्यूमर बन गया, तो एनर्जी सन से आई। एनर्जी कहाँ से आई थी, सन से आई थी। सन से एनर्जी किसने कन्वर्ट की थी, प्लांट ने जब सन से एनर्जी कंज्यूम की थी, इसलिए सबसे पहले उसको कौन खा गया, कौन खा गया, प्राइमरी कंज्यूमर खा गया। तो प्राइमरी कंज्यूमर खा गया, तो इसलिए वो बना प्राइमरी कंज्यूमर। हेर्बीवोर खा गया, कौन खा गया, हेर्बीवोर खा गया। हेर्बीवोर यानी काऊ खा गई या डियर खा गई, काऊ खा गई, डियर खा गई, ठीक है। आपके पास और कौन खा सकता है इसको, जो भी आपके हेर्बीवोर्स हैं भाई, जो भी आपके हेर्बीवोर्स हैं, कैटल है,
गोट है, शीप है, ठीक है, जितनी भी आपकी कैटल है, ये खा गई, शीप है, ग्रास होपर है, ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या बन गया, प्राइमरी कंज्यूमर बन गया। बात समझ में आई? तो इसको हम बोलेंगे की इंडस्ट्री एनिमल। क्यों? क्योंकि की इंडस्ट्री, यही इसीलिए की इंडस्ट्री है क्योंकि सबसे पहले सन से एनर्जी जब आई तो प्लांट ने ऑब्जर्व की, प्लांट से, लेकिन किसने ऑब्जर्व की, हेर्बीवोर ने, इसलिए इसको की इंडस्ट्री एनिमल कहा गया, की इंडस्ट्री एनिमल। दूसरा जो है आपका, दूसरा जो है उसको कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे उसको, या कहेंगे उसको सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, या कहेंगे उसको प्राइमरी कार्निवोर्स। कार्निवोर तो है लेकिन कैसा है, प्राइमरी कार्निवोर है भाई, प्राइमरी कार्निवोर कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्निवोर। ये किस पे फीड करता है, फीड ऑन हेर्बीवोर, ये हेर्बीवोर को कहा जाता है, फीड ऑन हेर्बीवोर। जैसे आपका फ्रॉग है, जैसे फ्रॉग है, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर समझ लो, फ्रॉग है आपका, वोल्व्स है आपकी, शीप को खा जाएगी, उसको खा जाएगी, वाइल्ड कैट है आपकी, स्नेक है आपका, ये याद रखिएगा भाई, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। फॉक्स है आपकी, जो आपके इनको खा जाएगी, हर्बीवोर्स को जो खाएगी, किसको खाएगी, हर्बीवोर, जैसे स्नेक है ग्रास ऊपर को खा जाता है, फॉक्स, वाइल्ड कैट है, वोल्स हैं, शीप को खा जाएंगी। तो ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर बन गए, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर बन गए। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन गया, जो आपका सेकेंड ऑर्डर, जो हर्बीवोर को खा जाएगा, जो हर्बीवोर को खा जाएगा। तीसरा आपका बन जाएगा कौन सा वाला, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आपका आता है टॉप कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर हो गया, अब आता है सेकेंडरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर हो गया ना, अब आएगा सेकेंडरी कार्निवोर। कौन आएगा, सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर बोलेंगे इसको, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर बोलेंगे इसको। थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, जैसे ये क्या करेगी, फीड ऑन, ये फीड करेगा किस पे, फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर, ये प्राइमरी कार्निवोर को कहा जाता है, ये प्राइमरी कार्निवोर को कहा जाता है। जैसे आपका ओल है, ओल है, ओल है, पीकॉक है, ये आपके प्राइमरी वो है, ओल है, पीकॉक है, ये प्राइमरी कार्निवोर को खाने वाले हैं, इसलिए ये सेकेंडरी कार्निवोर बन गए। क्या बन गए, सेकेंडरी कार्निवोर। और चौथा लास्ट वन है आपका टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर, ये क्या करते हैं, विच आर नॉट प्रेड अपॉन, विच आर नॉट प्रेड अपॉन, इनके कोई शिकार नहीं करता है, विच आर नॉट, जिनका शिकार नहीं होता, विच आर नॉट प्रेड अपॉन, जिनका शिकार नहीं होता, टॉप कार्निवोर होते हैं, विच आर नॉट प्रेड अपॉन। जैसे लाइन है आपका भाई, टॉप प्रेड अपॉन, विच आर नॉट, जिसका शिकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पांचवा, जिसको कोई नहीं खा सकता। फिफ्थ, अब आपका लास्ट आता है, जो मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था ना इनको, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स, माइक्रो और माइक्रो। अब आते हैं, ये मैक्रो कंज्यूमर्स की कहानी थी, अब आती है आपकी माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स बोले तो उफ, इनको बोला जाता है डिकम्पोजर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स, या बोलेंगे इनको सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स या ऑस्मोट्रॉप्स भी बोला जाता है इनको, घबराना नहीं है, कोई भी टर्म आ जाए, ऑस्मोट्रॉप्स, इसमें से कुछ भी आ जाएगा भाई, ऑस्मोट्रॉप्स।
तो ये कैसे हैं, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स को बाय सिक्रेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये कैसे, ये क्या करते हैं, ये जो है ना, ये एक्चुअल में बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं। एक्चुअल में ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं। ये कौन होते हैं, ये बिल्कुल छोटे मोटे वो होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं। और ऑब्टेन करते हैं एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑफ प्लांट एंड एनिमल रीजन एंड ऑब्टेन एनर्जी। ऑब्टेन एनर्जी कैसे, बाय बाय obtain energy by decomposing dead and decaying dead and dead and decaying organic matter, dead and decaying organic substance, dead and decaying organic substances of plant and animal। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है ना, वहां से प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन से जो है एनिमल। और ये याद रखिएगा भाई, ये न्यूट्रिशन में भी पढ़ानी है सारी चीजें दोबारा से, तो क्या पढ़ानी है, यहीं पे याद हो जाएगा। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। जैसे वो ये सारी टाइप्स हमने पढ़ ली, कंज्यूमर, माइक्रो, प्राइमरी कौन होते हैं, हर्बीवोर क्या होते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं। हाँ, ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स हमने बता दिया आपको। ओमनिवोर्स जो प्लांट एंड एनिमल खुद दोनों को कंज्यूम कर लेते हैं, ओमनिवोर्स वो होते हैं, याद रखिएगा ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स भी एक टर्म आती है जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंज्यूम कर, जैसे मैन है, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम कर सकते हैं। ओमनिवोर्स वो टर्म होती है जो बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल को कंज्यूम कर जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल को कंज्यूम कर जाते हैं, जैसे मैन है, मंकी है, प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है, ये आपको बता दिया मैंने सिंपली। बैक्टीरिया एंड फंजाई ये सारे कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, या सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, या ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं, या माइक्रो कंज्यूमर्स कह जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं एनर्जी कैसे, बाय ऑब्टेनिंग बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन। ठीक है, इनको मिनरलाइजर्स भी कहा जाता है। और याद रखिएगा इनको रिड्यूसर्स भी कहा जाता है, क्योंकि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं ये, तो ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्योंकि डिग्रेडेशन करते हैं, ड्यू टू डिग्रेडेशन, क्योंकि ये डिग्रेडेशन करते हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स की, ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्योंकि ये डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स करते हैं। डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड रिड्यूसर्स भी कहते हैं इनको हम, इनको क्या कहते हैं, रिड्यूसर्स भी कहते हैं, या मिनरलाइजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और मिनरलाइजर्स भी कहते हैं। इतना इतना याद रखिएगा बस, बाकी हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मिनरलाइजर्स भी कहते हैं इनको हम। और उसके बाद डेट्रीवोर्स जो है ना, डिकम्पोजर्स होते हैं। डेट्रीवोर्स क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, एज वेल एज स्कैवेंजर्स भी होते हैं। और स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स ऑफ डेड बॉडीज होते हैं। स्कैवेंजर्स जो होते हैं, पूछ सकता है भाई, ये टर्म्स आनी चाहिए आपको। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ डेड बॉडीज होते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ डेड बॉडीज होते हैं, या कंज्यूमर्स ऑफ डेड बॉडीज होते हैं। कंज्यूमर्स ऑफ डेड बॉडीज, कंज्यूमर्स। जैसे स्कैवेंजर्स में कौन आती है आपकी, वल्चर आती है, देखिए वो वल्चर, गिद्ध जिसको बोलते हैं। कैरियन बीटल आता है, ये आपके स्कैवेंजर आते हैं। तो इस तरह से आगे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हमने सीखे भाई किसी भी इको सिस्टम के। दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आते हैं आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे, abiotic components are inorganic and non-living parts of what,
एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। इनऑर्गेनिक है और नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, इनऑर्गेनिक है और नॉन लिविंग है भाई, ठीक है। एबियोटिक पार्ट्स में क्या क्या आता है? एबियोटिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ, एबियोटिक में क्या क्या आता है? एबियोटिक में आता है सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, एनर्जी एटसेट्रा, ये आ जाती है। एबियोटिक मैंने ऊपर बहुत भी बताया, और इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिजिकल प्रोसेस, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, फ्लड, फॉरेस्ट, सारी की सारी कंडीशंस भी आती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स है ये, जहाँ पे कैसे ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, जैसे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लेके चलते हैं जैसे एनर्जी, क्या लेके चलते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी जो है, एनर्जी फ्रॉम सन इज द प्राइमरी सोर्स, यही प्राइमरी सोर्स है, एसेंशियल फॉर्मेट है एनर्जी फ्रॉम सन, याद रखिएगा, एनर्जी फ्रॉम सन, सन से जो एनर्जी आ रही इज एसेंशियल, इज एसेंशियल, यही मेन चीज है, यही एसेंशियल है, इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। और यही एनर्जी जो है, यही जो है सनलाइट इज यूज्ड, इसी को यूज किया जाता है फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए इसी को यूज किया जाता है बाई ऑटोट्रॉफ्स, तभी जाके भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है इसी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो चूंकि एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स डायरेक्टली लाइट को यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली, एनिमल्स डायरेक्टली जो है कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी, डायरेक्टली सोलर एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी। तो वो कैसे यूज करते हैं? दे ऑब्टेन बाय ईटिंग प्लांट्स एंड प्लांट्स, वो कैसे करते हैं? प्लांट्स को ईट करने से, ठीक है। अब एनर्जी ही डिटरमाइन करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट, याद रखिएगा, एनर्जी ही डिटरमाइन करती है, एनर्जी डिटरमाइन करती है किस चीज को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एनर्जी डिटरमाइंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है रेनफॉल, रेनफॉल, वाटर जो है एसेंशियल है भाई सारे लिविंग बींग्स के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन जो है ना वो एक्वस मीडियम में होती है, बात समझते हो, पानी वाले मीडियम में होती है। तो वाटर हेल्प करता है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो वाटर बॉडीज जो हैं वो हैबिटेट बनाती हैं बहुत सारे एक्वेटिक एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। रेनफॉल के बारे में आप तो समझते ही हो, रेनफॉल इतना इतना जरूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट वगैरह जितने भी हैं हमारे, टेम्परेट कोनी फॉरेस्ट, ये सारे के सारे जो है रेनफॉल की वजह से क्रिएट होते हैं। तो इतना कुछ है नहीं, रेनफॉल भी है इसी इसमें। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है क्रिटिकल है फॉर द, क्रिटिकल फैक्टर है ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो है क्रिटिकल फैक्टर है, टेम्परेचर भी जो है क्रिटिकल फैक्टर है। ये भी क्या है? क्रिटिकल फैक्टर है किसका? एनवायरनमेंट का, जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है भाई सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को। और ऑर्गेनिज्म जो है टॉलरेट करते हैं सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही, ठीक है, सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही। तो टेम्परेचर की बेस पे 4 लाइफ जोन को रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक। याद रखिएगा इसकी बेसिस पे चार जोन्स को,
फोर लाइफ जोन को वो किया गया, क्लासीफाई किया गया फोर लाइफ जोन को। फोर लाइफ जोन को कौन कौन सा? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये आ जाना चाहिए आपको भाई, सब ट्रॉपिकल। उसके बाद ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, और कौन कौन सा? बेस ऑफ टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टेम्परेट है, और आर्कटिक है या अल्पाइन है, आर्कटिक या अल्पाइन, ये चार जोन्स टेम्परेचर के बेस पे क्लासीफाई किए गए हैं। फिर क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर अब समझते ही हो, पांचवा एटमॉस्फेयर, दी एटमॉस्फेयर, ये भी एबियाटिक कंपोनेंट। एटमॉस्फेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग कंडीशन सुटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल्थी बायोस्फीयर ऑन दिस प्लेनेट। फिर है सबस्ट्रेटम, ऑर्गेनिज्म जो है टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक हो सकता है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो लैंड पे रहेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब जो है वो फ्रेश वाटर में रहेंगे, सी में रहेंगे। तो सबस्ट्रेटम जो है ये वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए। सबस्ट्रेटम जो है ना, लैंड इज कवर्ड बाय साइल एंड वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन इट। इतना कुछ नहीं है इसके अंदर, खैर ये बहरहाल जो है एबियोटिक कंपोनेंट्स आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसके बाद इकोसिस्टम के फंक्शंस हम देखेंगे थोड़ा बहुत, या थोड़ा सा इसमें हम वो देख लेंगे एक दो चीज़ और कल के लेक्चर में, और हम इसमें क्लोज कर देंगे इसको। कल हम दूसरे लेक्चर में इसको क्लोज ही कर देंगे। हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कल हमारा कंप्लीट कर देंगे इसको हम इकोसिस्टम को। मुझे लगता है काफ़ी डिटेल में हम जा चुके हैं इसमें। इकोसिस्टम अब रहता है इसमें हमारा फूड चेन एंड फूड वेब, और थोड़े से रीजन्स के बारे में आपको बता दूंगा, बायोम्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बायोम्स के बारे में दे दूंगा, जैसे टंड्रा, टाइगा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सावना ग्रासलैंड वगैरह बारे में थोड़ा सा। चलो वो तो आप उसमें भी पढ़ लेते हो ज्योग्राफी में, लेकिन थोड़ा सा इकोसिस्टम्स के बारे में, बायोम्स है तो थोड़ा सा बता दूंगा यहाँ पे भी। तो और उसके बाद चले जाएंगे हम सीधे फूड चैन और फूड वेब, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके और अगले टॉपिक पे चले जाएंगे हम। फिर इसके बाद जो है तो साइंस को हम एज सून एज इसको जो है पॉसिबल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी साइंस जो है उसमें से 10 में से 10 आप स्कोर कर सको भाई। टारगेट तो यही है 10 आउट ऑफ 10। बाकी अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर तो करना बंद, शेयर जरूर करिए भाई, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन वगैरह मिलती रहे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।